तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स इन सभी टॉपिक्स का नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट knowledgebeamplus.com को विजिट करके आप इन सारे टॉपिक्स का नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आप होमोफोन्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इन सब का भी जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हिंदी अर्थ होता है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। देखिए नॉमिनेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? कर्ता होता है। आप लोग पढ़े होंगे नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। और अब हम बात करें एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट का हिंदी अर्थ होता है आपका स्वतंत्र। अब इसका नाम ही है कर्ता को स्वतंत्र करना, अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी कर्ता स्वतंत्र, यानी कर्ता को हमें इसमें क्या करना होता है? रिलीज करना होता है, स्वतंत्र करना होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हमको कर्ता को स्वतंत्र करना होता है। अगर आप कर्ता को स्वतंत्र करना जान गए तो आसानी से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो कर्ता को कैसे स्वतंत्र किया जाएगा इसे मैं आपको अभी स्पष्ट कर दूंगा। उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम करेंगे कब, सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम तब करेंगे जब आपका सेंटेंस जो पहला रहे, यानी जो आपका पहला सेंटेंस रहे और जो आपका सेंटेंस दूसरा रहे, दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं, जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट है आपका और जो आपका दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, ठीक है, इन दोनों ही सब्जेक्ट एक समान नहीं होने चाहिए। यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब एक वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग रहे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक वाक्य में आपको रीजन दिखाई दे, कारण दिखाई दे, और दूसरे वाक्य में आपको क्या दिखाई दे? रिजल्ट, यानी रीजन रिजल्ट का संबंध हो। एक वाक्य में आपको कारण दिखाई दे, दूसरे में रिजल्ट दिखाई दे। अगर आपको ये दोनों कंडीशन दिखाई दे रहा है कि दिए हुए वाक्यों के कर्ता अलग अलग हैं, एक वाक्य में रीजन है, दूसरे में रिजल्ट है, तो आसानी से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। अब तो हम जान गए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना कब है। अब हम यह जानते हैं कि हम कर्ता को स्वतंत्र कैसे करेंगे और कर्ता को स्वतंत्र करने का नियम क्या है, और साथ ही साथ हमें किस वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र करना होता है। तो देखिए हमें जिस वाक्य में रीजन दिखाई देता है, हमको जिस वाक्य में जो है रीजन दिखाई देगा, देखिए यहां पर हमको जिस वाक्य में कारण दिखाई देगा हम उसी के कर्ता को रिलीज करते हैं, यानी उसी वाक्य के कर्ता को हमको क्या करना होता है? स्वतंत्र करना होता है। तो हम रीजन दिखाने वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट दिखाई देगा उसी सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? स्वतंत्र करेंगे, अर्थात रिलीज करेंगे। ठीक है, तो अब रीजन दिखाने वाले वाक्य के कर्ता को हमें स्वतंत्र करना है, हमको यह भी पता चल गया। अब स्वतंत्र करने के लिए 3 नियम हैं। देखिए रूल नंबर पहला, कर्ता को रिलीज करने का 3 नियम है। पहला नियम है, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य, यदि रीजन दिखाने वाला जो वाक्य है वह एक्टिव वॉइस में है, किसमें है? एक्टिव वॉइस में है, तब आप रीजन दिखाने वाले वाक्य के कर्ता को कैसे स्वतंत्र करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है? हैविंग लिखना है। हैविंग के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट, हैविंग और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो आपका कर्ता जो है स्वतंत्र हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो देखिए जब रीजन दिखाने वाले वाक्य में आपको वाक्य एक्टिव वॉइस में दिखाई दे तो कर्ता को इस तरह से रिलीज करते हैं। अब रीजन दिखाने वाला वाक्य जो है आपका, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है, किसमें है? पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में रहेगा तो आपको क्या करना है? अगर आपका रीजन दिखाने वाले जो वाक्य है वह पैसिव वॉइस में है तो आपको कर्ता को स्वतंत्र करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले रीजन दिखाने वाले वाक्य का आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हैविंग बीन के साथ वर्ब का जो है आपको थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। यानी
अगर आपका रीजन दिखाने वाला वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है तो कर्ता को रिलीज करने के लिए रीजन दिखाने वाले वाक्य का आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैविंग बीन के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। अब रूल नंबर तीसरा, अब देखिए यदि रीजन दिखाने वाले वाक्य यानी जो आपका रीजन दिखाने वाला वाक्य रहेगा उसमें जो है आपका जो बी वर्ब होता है यानी कि बी वर्ब, आपका जो बी वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, यह जो आपके बी वर्ब हैं, ठीक है, यह आपका मेन वर्ब के रूप में रहे। किस रूप में रहे? मेन वर्ब के रूप में रहे। यदि रीजन दिखाने वाले वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर इनका प्रयोग हुआ है और यह किस रूप में प्रयोग हुए हैं? मेन वर्ब के रूप में, तो हम क्या करेंगे? कर्ता को स्वतंत्र करने के लिए रीजन दिखाने वाले वाक्य के सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लिखकर कर्ता को स्वतंत्र कर देंगे। अब कैसे हमको पता चलेगा कि इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब के रूप में है? मेन वर्ब के रूप में यह तभी होते हैं, यानी यह मेन वर्ब के रूप में तभी होते हैं जब दिया हुआ वाक्य न तो पैसिव वॉइस हो। जब दिया हुआ वाक्य जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग है वह वाक्य न तो पैसिव वॉइस है और न ही टेंस है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका इज, एम, आर, वाज, वर रहेगा या आपका मेन वर्ब के रूप में रहेगा, ना तो पैसिव वॉइस में रहे ना तो टेंस के रूप में रहे, तो आपका जो है इज, एम, आर, वाज, वर किस रूप में रहेंगे? मेन वर्ब के रूप में रहेंगे। यह चीज याद रखिएगा। तो यह आपका नियम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हम प्रयोग कब करेंगे? जब दिए हुए वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों, दिए हुए वाक्यों में रीजन रिजल्ट का संबंध हो। अब हमको जिस वाक्य में रीजन दिखाई देता है उसके कर्ता को स्वतंत्र करना होता है। कर्ता को स्वतंत्र करने की 3 विधियां हैं। यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके कर्ता को स्वतंत्र करेंगे। इसके बाद अगर रीजन दिखाने वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट लिखेंगे और हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो आपका कर्ता स्वतंत्र हो जाएगा। तीसरा नियम है, यदि रीजन दिखाने वाले वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर अर्थात बी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो कर्ता को स्वतंत्र करने के लिए आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है। और मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर कब होते हैं? जब दिया हुआ वाक्य न तो पैसिव वॉइस हो और न ही टेंस हो। तो यह तो क्लियर हो गया, यानी हम कर्ता किस वाले वाक्य के कर्ता को हम रिलीज करते हैं जिसमें हमको रीजन दिखाई देता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। यह सारे जो मैंने नियम आपको बताए 3 नियम, इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका जो है आपको प्रयोग करना होगा कर्ता को रिलीज करने के लिए। तो मैंने आपको ये जो बताया इसे हो सके तो आप नोट्स के रूप में लिख लें ताकि आप भूलें ना। तो अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल मैं शो करता हूं। तो एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं पहला, द टीचर entered द क्लास, अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद अगला वाक्य है द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थीगण खड़े हो गए। द टीचर इंटर्ड द क्लास यानी कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थीगण खड़े हो गए। अब हमको इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। अब यहां पर देखेंगे पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? द टीचर है। दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है। दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है। अब दूसरा हमको कंडीशन देखना है कि एक वाक्य में रीजन होना चाहिए, दूसरे में रिजल्ट। द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थीगण खड़े हो गए। विद्यार्थीगण खड़े क्यों हुए? रीजन है कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया, तो रीजन रिजल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रीजन दिखाने वाला वाक्य जो है किस रूप में, एक्टिव वॉइस के रूप में है कि पैसिव वॉइस के रूप में है कि इसमें इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब के रूप में आए हैं। तो इसमें इज, एम, आर, वाज, वर या तो आए ही नहीं है तो मेन वर्ब वाला मैटर हट गया। अब देखेंगे कि रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है अर्थात एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस जब होगा तो हम कर्ता को कैसे स्वतंत्र करेंगे? पहले लिख देंगे कर्ता द टीचर, सब्जेक्ट लिख देंगे। अब एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, द टीचर हैविंग इंटर्ड, द टीचर हैविंग इंटर्ड। उसके बाद
हमारा जो अदर वर्ड है सब लिखेंगे। द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास। इसके बाद हम कामा लगाकर दूसरा वाक्य लिख देंगे। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। विद्यार्थीगण खड़े हो गए। बस आपको यही ध्यान देना है कि कर्ता को किस तरह से रिलीज करना है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। द रैन स्टॉप्ड। बारिश रुक गई। चिल्ड्रेन वेंट आउट। बच्चे बाहर आ गए टू प्ले मतलब खेलने के लिए। वर्षा रुक गई, बच्चे खेलने के लिए बाहर आ गए हैं। अब देखेंगे दोनों वाक्यों का जो कर्ता है वह अलग अलग है। पहले वाले वाक्य में द रैन है तो दूसरे में चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन यानी बच्चे बाहर खेलने के लिए आए, क्यों? क्योंकि रीजन है कि वर्षा रुक गई। तो रीजन दिखाने वाला वाक्य जो है हमारा एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम कर्ता को रिलीज करेंगे इस तरह से, द रैन हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, द रैन हैविंग स्टॉप्ड। और इसके बाद हमारा दूसरा वाला जो वाक्य वह लिख देंगे चिल्ड्रेन, कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य लिख देंगे चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले। बस ये आसानी से हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द बेल रैंग, घंटी बजी। द स्कूल क्लोज्ड, स्कूल बंद हो गया। अब देखेंगे स्कूल बंद क्यों हुआ, रीजन है कि घंटी लग गई। अब दोनों वाक्यों का कर्ता अलग है, इसमें द स्कूल है तो इसमें द बेल है, तो हम लोग आसानी से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब रीजन दिखाने वाले वाक्य के कर्ता को हम स्वतंत्र करेंगे, तो पहले हम लोग कर्ता लिख देते हैं द बेल। अब देखिए रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है, तो हम लोग क्या करेंगे हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, द बेल हैविंग। अब देखिए यहाँ पर रंग जो है सेकेंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म होगा रंग, द बेल हैविंग रंग। फिर कामा देकर दूसरा वाक्य लिख देंगे द स्कूल क्लोज्ड, अर्थात स्कूल बंद हो गया। तो इस तरह से आसानी से हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इसके बाद हम लोग और भी जो है एग्जाम्पल देखते हैं, जब आपका रीजन दिखाने वाले वाक्य पैसिव वॉइस के रूप में रहे तब कैसे आप जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। अब हम इसे देखेंगे, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब वाला भी देखेंगे। तो देखिए यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं अगला। द वर्क वाज डन, द वर्क वाज डन यानी कार्य पूरा हो गया। वी वेंट बैक होम, हम लोग घर वापस आ गए। द वर्क वाज डन, कार्य पूरा हो गया। वी वेंट बैक होम, हम लोग घर वापस आ गए। अब देखिए दोनों वाक्यों का कर्ता देखेंगे, इसमें द वर्क है, इसमें वी है, अलग अलग है। हम लोग घर वापस क्यों आ गए, रीजन है कि कार्य समाप्त हो गया। अब एक वाक्य में रीजन है, दूसरे में रिजल्ट है, दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग रीजन दिखाने वाले वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र करते हैं, तो हम लोग कर्ता लिख देते हैं। इसके बाद देखेंगे कि रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में। तो वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया अर्थात पैसिव वॉइस है, तो हम लोग सब्जेक्ट लिखने के बाद हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, द वर्क हैविंग बीन डन। फिर कामा देकर दूसरा वाक्य लिख देंगे वी वेंट बैक होम, हम लोग घर वापस आ गए। इस तरह से हमारा हो जाएगा वी वेंट बैक होम, हम लोग घर वापस आ गए। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान को जान से मार दिया गया। द आर्मी रैन अवे, सेना दूर भाग गई या भाग गई। अब यहां पर देखेंगे द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान को जान से मार दिया गया। वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात हमारा जो है रीजन दिखाने वाला वाक्य किस रूप में है, पैसिव वॉइस में। दोनों वाक्यों का कर्ता अलग है। सेना दूर क्यों भाग गई, रीजन है कि कप्तान को जान से मार दिया गया। तो हम लोग कर्ता को स्वतंत्र करेंगे, द कैप्टन
अब हमको हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, द कैप्टन हैविंग बीन, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कप्तान को जान से मार दिया गया। फिर इसके बाद हमारा कामा देकर दूसरा वाक्य, द आर्मी रैन अवे, द आर्मी रैन अवे। बस ये हमारा बन गया आसानी से सिंपल सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इसके बाद अगला एग्जांपल एक ठो और देख लेते हैं, द लेटर वाज रिटेन, यानी पत्र को लिख दिया गया। ही पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट कर दिया। अब देखिए, द लेटर वाज रिटेन, पत्र को लिख दिया गया। ही पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट कर दिया। दोनों वाक्यों का कर्ता अलग है। रीजन रिजल्ट है, पोस्ट क्यों किया, क्योंकि पत्र लिख गया। अब हम देख रहे हैं कि रीजन दिखाने वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हम करेंगे क्या कि कर्ता को स्वतंत्र करेंगे रीजन दिखाने वाले वाक्य के। तो लिखेंगे द लेटर हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, द लेटर हैविंग बीन रिटेन, द लेटर हैविंग बीन रिटेन, कामा देकर ही पोस्टेड इट, उसने इसे क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। ही पोस्टेड इट। तो इस तरह से हमारा आसानी से बन गया सिंपल सेंटेंस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब हमारा इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में रहेगा रीजन दिखाने वाले वाक्य में, तो किस तरह से हम लोग कर्ता को स्वतंत्र करेंगे और सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आप एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में तभी रहते हैं जब आपका दिया हुआ वाक्य जो है न तो पैसिव वॉइस हो और न ही कोई टेंस हो, तब आपका जो है मेन वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का एग्जाम्पल ताकि अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। तो देखिए, द वेदर वाज बैड, मौसम खराब था। वी डिड नॉट गो आउट, हम लोग बाहर नहीं गए। मौसम खराब था, हम लोग बाहर नहीं गए। दोनों वाक्यों का कर्ता क्या है, अलग अलग है। हम लोग बाहर क्यों नहीं गए, रीजन है कि मौसम खराब था। रीजन रिजल्ट भी हो गया, दोनों वाक्यों का कर्ता अलग भी हो गया। अब देखेंगे कि जो रीजन दिखाने वाला वाक्य है उसमें वाज आया है और यह मेन वर्ब के रूप में है। क्यों मेन वर्ब के रूप में है, क्योंकि द वेदर वाज बैड, मौसम खराब था। यह न तो कोई टेंस है और न ही पैसिव वॉइस है। तो हम आसानी से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं कर्ता को रिलीज करके। तो कर्ता को स्वतंत्र करेंगे इस तरह से, द वेदर। अब हम बीइंग लिखेंगे कर्ता को स्वतंत्र करने के लिए, द वेदर बीइंग बैड, मौसम खराब होते हुए। इसके बाद हम लोग कामा लगाएंगे, दूसरा वाक्य लिख देंगे, वी डिड नॉट गो आउट, हम लोग बाहर नहीं गए। इस तरह से हमारा आसानी से बन गया जो है सिंपल सेंटेंस। इसके बाद आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, जो फिल्म है वह रुचिकर थी। देखिए, यह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है क्योंकि इसमें रहा रही आपका अर्थ देखने को नहीं मिलेगा। द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, फिल्म रुचिकर थी। ठीक है, इसमें वाज जो है मेन वर्ब के रूप में है। वी इंजॉयड इट, हम लोगों ने इसका आनंद लिया। द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, वी इंजॉयड इट, यानी फिल्म रुचिकर थी, हम लोगों ने इसका आनंद लिया। अब यहां पर देखेंगे वाज मेन वर्ब के रूप में है, तो फिर हम लोग कर्ता को रिलीज करेंगे। द फिल्म बीइंग इंटरेस्टिंग, यानी फिल्म रुचिकर होते हुए, कामा देकर वी इंजॉयड इट, हम लोगों ने इसका आनंद लिया। तो इस तरह से आसानी से आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। एक एग्जाम्पल मैं आपको और यहां पर शो कर देता हूं। इट वाज कोल्ड, ठंडी था। नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया। दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है। कोई बाहर क्यों नहीं गया, रीजन है कि ठंडी था। तो रीजन रिजल्ट का संबंध है, दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है, तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। देख रहे हैं जिस वाक्य में रीजन है
उसमें वाज मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि यहाँ पर आपका यह रीजन दिखाने वाला वाक्य न तो टेंस है और न ही साथ आपका पैसिव वॉइस है। तो हम कर्ता को स्वतंत्र करेंगे, इट बीइंग कोल्ड। अब कामा देकर नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया। ठीक है, अब जाते जाते यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी लिख देता हूँ ताकि आप जो है अपना आंसर कमेंट के माध्यम से सेंड करें। तो वन क्वेश्चन फॉर यू, यानी एक प्रश्न आपके लिए, और वह क्वेश्चन है आपका द लीडर वाज स्लेन, यानी नेता को जान से मार दिया गया। द फॉलोअर्स रैन अवे, यानी अनुयायीगण भाग गए। आपको जो है इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आप सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स या फिर नरेशन इन सब का नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो हमारे knowledgebeamplus.com वेबसाइट पे जाए, वहाँ पर जो है आप इन सब का नोट्स गेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।